सर्वप्रथम दो लाइन की कुछ कविताएं हैं। हमने भेजे थे पाइप मगर पहुँचते पहुँचते नली हो गए। हमने भेजे थे पाइप मगर पहुँचते पहुँचते नली हो गए। और तुम्ही ने कहा था देखो सपने देखो। तुम्ही ने कहा था देखो सपने देखो। ये क्या राजा बन के नींद ही उड़ा दी। ये क्या कि राजा बन के नींद ही उड़ा दी। और इतनी तपन कहाँ सूरज तेरे अगन में। इतनी तपन कहाँ सूरज तेरे अगन में कि तू मेरे अधरों की नमी सोख ले। इतनी तपन कहाँ सूरज तेरे बदन में कि तू मेरे अधरों की नमी सोख ले। उसकी चपलता जब मानसून बनी मेरी व्यवस्था किसान बन गई। उसकी चपलता जब मानसून बनी मेरी व्यवस्था किसान बन गई। और दो लाइन है कि सामने देखना मना है किंतु सामने आईना है। कविता है, शीर्षक है जिसका माँ होती है केवल माँ घर की आन बान शान पापा का धन। माँ जिसके विश्वास के आगे बौना नजर आता है हिमालय। माँ जिसके विश्वास के आगे बौना नजर आता है हिमालय। माँ जिसकी पवित्रता के आगे मैली नजर आती है गंगा। माँ जिसके चरणों की रज हैं दुनिया के सभी धर्म। कोई देवता नहीं जो हो सके खड़ा माँ के सामने। कोई देवता नहीं जो हो सके खड़ा माँ के सामने। घर की बुनियाद है माँ हर मुसीबत में फरियाद है माँ। माँ तू है तो पैंट दूसरे दिन धुलता है। माँ तू है तो पैंट दूसरे दिन धुलता है। माँ तू नहीं तो वही पैंट सप्ताह भर चलता है। माँ तू नहीं तो वही पैंट सप्ताह भर चलता है। माँ तू है तो घर में हास है परिहास है। माँ तू है तो घर में हास है प्रयास है। माँ तू नहीं तो जर्रा जर्रा उदास है। माँ तू है तो घर में रोटी जली है सब्जी में नमक ज़्यादा है। माँ तू है तो रोटी जली है सब्जी में नमक ज़्यादा है। तू नहीं तो सब कुछ सही है सीधा सादा है। माँ तू है तो करवा चौथ है अघोई अष्टमी है। तू नहीं तो ये धरती भी रुष्टमी है। माँ तू है तो जन्नत है स्वर्ग है। तू नहीं तो दोजख है तू नहीं तो दोजख है नरक है। माँ जब घर में लगाती है पोंछा तो प्रवेश नहीं करने देती पापा को। माँ जब घर में लगाती है पोंछा तो घर में प्रवेश नहीं करने देती पापा को। लेकिन बच्चों के प्रवेश पर लगाती है कई बार पोंछा। माँ के हाथ से बना खाना लजीज होता है। माँ के हाथ से बना खाना लजीज होता है। और माँ के हाथ से धुले कपड़े गृहस्थी का आईना। माँ जीती पापा के लिए है मगर मरती संतान के लिए। कविता है जिसका शीर्षक है गांधी को किसने मारा। प्रश्न उठा आज गांधी कहाँ हैं। तभी एक नन्ही सी बालिका ने बताया हरिजन की बस्ती में एक बुड्ढा अपने चेहरे को ढके बैठा है। फिर क्या था, चल पड़े जिधर दो डक की तर्ज पर कदम बढ़े और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कारवा बन गया। जिसने भी सुना हो लिया पीछे देखने गांधी। वो बुड्ढा अपने आप को ऐसे छुपाए था जैसे बालक गुनाह करके छिपता है। उसके वस्त्र को हटाने के लिए कहा गया किंतु उसने वस्त्र नहीं हटाया। भीड़ भी कम न थी। उसने अनशन सत्याग्रह और फिर भूख हड़ताल पर बैठ गई। वह बुड्ढा पिघला नहीं। तभी भीड़ से आवाज़ आई मारो साले को गांधी होने का ड्रामा कर रहा है। फिर क्या था, एक नहीं दो नहीं न जाने कितने पत्थर पड़े बेचारे के सर पर। वह खून से लथपथ हो गया, लेट गया वहीं पर। लेकिन उसने चेहरे को ढके रखा। भीड़ को लगा कि बुड्ढा मर गया है। चल दिए वापस अपने अपने घर।
तभी वो नन्ही बालिका आई, उसने आते ही हटा दिया चेहरे से कपड़ा। ये क्या? ये तो गांधी हैं। गांधी के राम की तरह भीड़ के मुंह से निकला गांधी। फिर आपस में पूछने लगे गांधी को किसने मारा। फिर आपस में पूछने लगे गांधी को किसने मारा। एक कविता है बैंड वाला। सड़क पर ठिठुरते नंगे पैर, सड़क पर ठिठुरते नंगे पैर और कड़ाके की सर्दी, तो रही मैं तान और तन पर वाजे वाली वर्दी। मैं से वे हंसते हुए बोला, बाबूजी अब मैं अपनी भी कोई ज़िंदगी है। बाबूजी अपनी भी कोई ज़िंदगी है, औरों की ज़िंदगी के लिए बजा रहा हूँ मैं अपनी ज़िंदगी का बाजा। औरों की ज़िंदगी के लिए मैं बजा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी का बाजा। हर बारात का यूँ तो नया होता है राजा। बाराती इत्र से तर बहुमूल्य कपड़े पहने मुझे देते रहते हैं धक्का, जिससे मुझे होता रहता है एहसास कि मैं बाराती नहीं मात्र एक बैंड वाला हूँ। जिससे मुझे होता रहता है एहसास कि मैं बाराती नहीं मात्र एक बैंड वाला हूँ। और बाबूजी कभी कभी बाराती मदमस्त हो मेरे हाथ से ले लेते हैं तो रही। कभी कभी बाराती मदमस्त हो मेरे हाथ से ले लेते हैं तो रही, और करते हैं कोशिश मेरी तुरही बजाने की, और करते हैं कोशिश मेरी तुरही बजाने की। और बाबूजी वर्दी से मेरा नाता है चंद घंटों का होता, किंतु वर्दी के अंदर वक्र कक्ष में रहती है तपेदिक, जिसे सहेजे मैं ढोता हूँ ज़िंदगी। जिसे सहेजे मैं ढोता हूँ ज़िंदगी। सरकार, समाज संबंधी, अस्पताल और अदालत, व्यर्थ है करना इनकी वकालत। असंतोष और अभाव ही बन गए हैं ज़िंदगी मेरी। असंतोष और अभाव ही बन गए हैं ज़िंदगी मेरी। औरों की खुशी के लिए बजा रहा हूँ मैं अपनी ज़िंदगी की तो रही। औरों की खुशी के लिए बजा रहा हूँ मैं अपनी ज़िंदगी की तो रही। सिक्के भी बड़े अजीब होते हैं साहब। सिक्के भी बड़ी अजीब होते हैं साहब। कब चलें कितना चलें पता नहीं चलता। कब चलते चलते जाए घिस या हो जाए सिक्का खोटा। ऐसे ही एक सिक्का सन 2014 में चला, भय भूख भ्रष्टाचार से लिखा, जिस पर हुक्मरानों ने कब 3 तलाक और 370 और राम जन्मभूमि लिख दिया पता ही नहीं चला। सिक्का चलता रहा और एक दिन रात्रि के ठीक 8 बजे यह घोषणा हुई कि अब ये सिक्के रात्रि 12 बजे से नहीं रहेंगे लीगल टेंडर। फिर सिक्के नए जारी हुए साहब। नए के प्रति बेसब्री बेबसी की हद तक गुजरी, और हुक्मरान ठोकते रहे जनता की पीठ पर ताली। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं साहब। सिक्के के एक पहलू से जनता हो चुकी थी रूबरू, इसलिए इसका दूसरा पहलू भी दिखाना ज़रूरी है साहब। 2019 में सिक्के का दूसरा पहलू दिखाया गया, जिस पर राष्ट्रवाद लिख दिया गया, और ठीक उसके नीचे संसद की ओट में अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में CAA, NRC, JNU अक्षर लिख दिए गए। सिक्का अब भी चल रहा है, दिशा कोई भी हो, पर आप दिशा पर न जाएं, बस गति देखें। एक कविता है जिसका शीर्षक है आई हेट यू दिल्ली। दिल्ली अब तुझ पे मुझे विश्वास नहीं रहा। मैं तो माँ को छोड़ आया था मौसी के पास, किंतु दिल्ली वाले मौसा करेगा ऐसा व्यवहार सोचा नहीं था। तुम देख रही हो कैसे पत्नी के टूटे पैर को कंधे पर ढो रहा हूँ। कैसे पत्नी के टूटे पैर को कंधे पर ढो रहा हूँ। मेरे कंधे इतने मजबूत हैं, सुन रही हो दिल्ली। आकाश तो पहले भी कभी नहीं था मेरा, इसलिए पूरे घर को गठरी बना सर पर ढो रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि सर अभी भी बहुत मजबूत है। ये मरी हुई सरकार और जिंदा समाज के बीच की लड़ाई है। यह मरी हुई मानवता और मारी गई मानवता के बीच की लड़ाई है। तड़पते हुए बच्चे देख रही हो दिल्ली।
तड़पते हुए बच्चे, देख रही हो दिल्ली, ये भविष्य की वोट हैं, इसलिए अब इन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं रही। तेरे तख्त ताज को बदलने के लिए इनके आंसू ही काफ़ी हैं। आई हेट यू दिल्ली, आई हेट यू दिल्ली। एक दिन जब वह मरेगा तब पता चलेगा कि उसके सीने में हृदय ही नहीं था। उसके सीने में हृदय ही नहीं था। धमनियों में बहने वाला द्रव लाल अवश्य था, पर रक्त नहीं था। उसकी छोटी आंत थी ही नहीं, दोनों ही बड़ी थीं, जो कितना भी कठोर पदार्थ पचाने की क्रिया जानती थीं। उसके लीवर का साइज कॉरपोरेट जगत के कारण अपेक्षाकृत बड़ा था, किंतु उससे निकलने वाले पित्त का तीखापन अनेक हत्याओं के बाद भी रहता था ज्यों क्या त्यों। अनेक हत्याओं के बाद रहता था ज्यों क्या त्यों। उसकी रचना में इतना रस था कि बोलते समय लोग उसके शब्दों के बजाय उसके मुंह से टपकने वाली लार को अधिक देखते थे। उसके शब्दों में इतना रस था कि लोग उसके मुंह से टपकने वाली लार को देखते थे। समाज विश्लेषक चिंतित थे कि इतने हताहतों के बाद वह कुछ नहीं बोलता। विज्ञान हतप्रभ था कि आखिर ये आदमी जीवित कैसे रहता है। एक राजा, दूसरी कविता है। एक राजा जिसे अचानक प्रजा की मौत प्यारी लगने लगी, मजदूरों और मजलूमों की लाशों से उसे खेलना अच्छा लगने लगा। उसकी सनक अब उसमें ऊब पैदा नहीं करती। लाशों पर मुस्कुराना कोई उससे सीखे। ताली बजाकर हवाई चप्पल से हवाई जहाज़ में यात्रा कराने का हुनर राइट बंधुओं को भी पीछे छोड़ देता है। अब वह मारने की विविध तरकीबें खोजने लगा है। शायद इसीलिए फ़िलहाल वह शोध में संलग्न है। धीरे धीरे लगने लगा है मौत उसके लिए मातम नहीं। पटरियों पर बिछी लाशें, कंधों पर अपनों को ही ढोते कंधे, खानाबदोश बनती जिंदगी, लाचार या बेबसी में साइकिल चलाती ज्योति, या प्लेटफॉर्म पर लाश बनी माँ के आंचल से खेलता बच्चा, बस उसके लिए मात्र त्योहार है। एक कविता है मोचीराम। हाँ वह मोचीराम। जब भी गुजरती है उसके सामने से कोई चप्पल, वो ऐसे घूरता है जैसे हो वह उसकी प्रेमिका। वह लालायित हो जाता है उसे अपने हाथों से छूने के लिए। एक दिन चलते चलते हो जाते हैं उसके घाव, या टूट जाती है सिलाई, तो वह बहुत दुखी मन से, किंतु सदे हाथों से करता है इसकी सिलाई। लगाता है कील, किंतु बड़ी आत्मीयता से करता है उससे बातें। वह भूल जाता है कि वह चप्पल एक चप्पल है, और दोनों खो जाते हैं एक दूसरे के सुख दुख में। जब कोई जूता गुजरता है उसके सामने से, वह प्रेम का बन निहारता है। सोचता है कि कैसे हो मिलन। तभी जूते पर उभर आते हैं दाने मुहासे की तरह, और चेहरा हो जाता है धूल दूसरित। वह नहीं देख पाता उसका ये हाल। फिर वह उस पर आहिस्ते आहिस्ते लगाता है क्रीम, करता है पॉलिश माशूक के चेहरे की तरह, और ला देता है गिलो आईने की मानंद। तब वह उससे नज़रें मिला हो जाता है बहुत खुश। हाँ वह मोची है मोचीराम। अब यह बताना भी जरूरी है कि मोची के पीछे राम ध्वनित क्यों है। तो आपको बता दूं, ताकि उसके नाम से हिंदू होने की होती रहे अनुभूति। वह स्वयं अपनी पूरी जिंदगी चाहे बना रहे जूते चप्पलों का आशिक। कविता है, जहाँ सब कुछ अस्थिर हो वहाँ कितना आसान हो जाता है पुरानी अखबारों की फाइल से समय को ढूंढना।
जहाँ सब कुछ अस्थिर हो वहाँ कितना आसान हो जाता है पुराने अखबारों की फाइल से समय को ढूंढना। समय भाग रहा है और देखो कोई बोल नहीं रहा। समय भाग रहा है और देखो कोई बोल नहीं रहा। सुबह घर लौटती स्कूल से बच्ची की चुंडी खिंची। दोपहर को कोई छुट्टा लूट ले गया बाजार। शाम ढली भी नहीं कि गोलियों की आवाज़ आने लगी शहर की गलियों से। रात की बेशर्मी तो पता भी नहीं चलती अंधियारे में। और तुम हो कि इस समय को कैद करके रखना चाहते हो फाइलों में। और तुम हो कि इस समय को कैद करके रखना चाहते हो फाइलों में। ये वही वृक्ष हैं जिन्हें कल उखाड़ ले गई आंधी। ये वही वृक्ष हैं जिन्हें कल उखाड़ ले गई आंधी। ये वही मकान हैं जिन्हें एक ही जलजले ने बना दिया खंडहर। और ये राख देख रहे हो इस वर्ष की रबी की फसल की भस्मी है। और ये राख देख रहे हो ये रबी की फसल की भस्मी है। फिर क्यों लिखना चाहते हो ऐसे समय को, क्यों कैद करना चाहते हो ऐसे समय को। किंतु वह पुराने अखबारों की फाइलों से ढूंढ कर ले आया समय। किंतु वह पुराने अखबारों की फाइलों से ढूंढ कर ले आया समय। और देखो कोई बोल नहीं रहा। एक हाथ भी नहीं जो उसे दे आशीर्वाद। एक हाथ भी नहीं जो उसे दे आशीर्वाद। इस भी आँख नहीं, एक भी आँख नहीं जो उसकी खुशी में हो नम। अब ये उसके लिए गम का समय है। धरती तो उसके पैरों के नीचे है किंतु आसमान हंस रहा है उसके समय पर। किंतु आसमान हंस रहा है उसके समय पर। एक कविता है पापा के नाम पत्र। पापा पत्र मिला, पापा पत्र मिला, पढ़ा जो था गिला, पढ़ा जो था गिला। आपने आर्थिक स्रोतों की है लिखा। पर पापा हम गरीबों के आर्थिक स्रोतों का अर्थ सोचना है व्यर्थ। पर पापा हम गरीबों के आर्थिक स्रोतों का अर्थ सोचना है व्यर्थ। नवेली दुल्हन की तरह हम जकड़े हैं इस अर्थ में। कन्या भीड़ों की तरह हमारे अरमान रोज़ मर रहे हैं। किंतु पापा आस्तीनों के सांप फिर भी आस्तीनों में पल रहे हैं। फिर भी पापा आस्तीनों के सांप आस्तीनों में पल रहे हैं। पापा विश्व बैंक की तरह कुछ समय तक और सहायता देते रहें। पापा विश्व बैंक की तरह कुछ समय और सहायता देते रहे। पूर्वजों के प्रताप, आपके आशीर्वाद और स्वर्गीय माँ की मेहरबानी से मैंने आर्थिक उदारीकरण का रास्ता अपनाया है। मैंने आर्थिक उदारीकरण का रास्ता अपनाया है। इसीलिए शहर के नामधारी कवियों को अपनाया है। अब कविता बिकने लगी है। अब कविता बिकने लगी है। ये सच है कि बोली कम लगी है। ये सच है बोली कम लगी है। किंतु बिकना हम पापा, किंतु बिकना पापा हम गरीबों की मजबूरी है। किंतु बिकना हम गरीबों की मजबूरी है। एक कविता है जिसे कामकाजी आदमी के ऊपर लिखा है। मेरे अंदर भी बसता है आदमी, मेरे अंदर भी बसता है एक आदमी जिसे रोज़ नहलाकर काम के लिए तैयार करता हूँ। मेरे अंदर भी बसता है एक आदमी जिसे रोज़ नहलाकर मैं काम के लिए तैयार करता हूँ। काम करते वक्त सोचता हूँ ये आदमी कितना निरीह है। काम करते वक्त मैं सोचता हूँ कि ये आदमी कितना निरीह है कि बॉस की डांट खाता है फिर भी हंसता है। बॉस की डांट खाता है फिर भी हंसता है। क्रोध में होते हुए भी मुस्कुराता है। आँखों की नमी को लिटमस पेपर की तरह सोख लेता है। पेपर वेट को ऐसे घुमाता है जैसे दुनिया को घुमा रहा हो अपनी उंगलियों से मात्र एक अंगूठे के सहारे, मात्र एक अंगूठे के सहारे। हर आते जाते शख्स में खोजता है ये आदमी अपना वजूद। हर आते जाते शख्स में ये आदमी खोजता है अपना वजूद। और इंक्वायरी करते आदमी से ऐसे मिल जाता है जैसे अभी समझा देगा दुनिया के सभी दस्तूर। शाम होते होते बहुत थक जाता है ये आदमी। शाम होते होते बहुत थक जाता है ये आदमी। फिर भी रास्ते से लेना नहीं भूलता खुशियाँ। फिर भी रास्ते से लेना नहीं भूलता खुशियाँ जिन्हें उसे परोसना होता है पत्नी और बच्चों के सामने। जैसे उसे परोसना होता है पत्नी और बच्चों के सामने। रात को खाना खाते खाते कब जाता है सो इसे खुद भी पता नहीं होता। किंतु सोते सोते बहुत बड़बड़ाता है ये आदमी। किंतु सोते सोते बहुत बड़बड़ाता है ये आदमी। किसी को ऑफिस से निकालता है, किसी को देता है धक्का, किसी को गालियों से नवाज कलाने की कहता है। यानी कि दिन की बेबसी को सपनों के गलियारे में खींच कर ले आता है ये आदमी। सपनों में ही सही किंतु सब कुछ कह देना चाहता है। रात को भी विश्राम नहीं करता ये आदमी। रात को भी विश्राम नहीं करता ये आदमी। जब से सरकार सेवक बनी है, जब से सरकार सेवक बनी है, इच्छाएं बदल गई हैं। मन करने लगा है
सेवक जी की चरण धूल लेकर पूरे शरीर से लगाकर संन्यास पर चला जाए। जब से सरकार सेवक बनी है, इच्छाएं बदल गई हैं। मन करने लगा है कि सेवक जी के चरण धूल लेकर पूरे शरीर में लगा संन्यास पर चला जाए। सुना है संन्यास में योग की साधना व्यक्ति को योगी बना देती है। सुना है संन्यास में योग की साधना व्यक्ति को योगी बना देती है। योग में इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। धीरे धीरे इच्छाएं लुप्त हो जाती हैं और ये संसार नश्वर लगने लगता है। बीवी बच्चे, आमजन, आना जाना, जाना है फिर आना है, यही है संसार का चक्र। अधिक इच्छाएं व्यक्ति से गुनाह कराती हैं। अधिक इच्छाएं व्यक्ति से गुनाह कराती हैं। इसलिए गुनाहों से बचने के लिए गुनाहों का देवता न बनकर इच्छाओं को दमन करना सेवक की प्राथमिकता है। सेवक की प्राथमिकता है। अनगिनत इच्छाएं हैं जिन्हें मन की बात के माध्यम से बना देता है सरकारी सेवक। ऐसी ही मन की बात टीवी मोबाइल आने से पहले आदमी चौपालों पर और औरतें जंगल जाते समय करती थीं। ऐसे ही मन की बात टीवी मोबाइल आने से पहले आदमी चौपालों पर और औरतें जंगल जाते समय करती थी। फिलहाल सेवक की प्राथमिकता शेरों को गीदड़ बनाने की है। कहा जाता है जंगल में एक ही शेर रहता है। इसलिए शेर होने के जुर्म में ईडी और सीबीआई के मार्फत कैद किए जा रहे हैं। कानून दोनों हाथों से बाएं की मुद्रा में पता नहीं उनका समर्थन कर रहा है या कह रहा है कि अब कानून नहीं बचा। कानून दोनों हाथों से बाएं की मुद्रा में पता नहीं उनका समर्थन कर रहा है या कह रहा है कि अब कानून नहीं बचा। ऐसी स्थिति में आम आदमी रोजगार मांग रहा है। जबकि सरकार ने सेवक बनते ही बता दी थी अपनी इच्छाएं।